My dear friends, welcome to my channel, The Prep Journal IS, and once again with my series, The Breakfast with the Hindu. Today, 3rd December 2025, and today we will cover Sanchar Sathi app controversy. Then we will move towards the two editorial, one related to Indian environment, and the second related to Colombo Security Conclave. Then we will do privacy in the age of AI. Then after we will cover the debate in Parliament surrounding a special intensive revision of electoral rolls and the Bande Matram. Then PM internship scheme and Jal Jeevan Mission scheme. India-Russia relationship, GLP-1 drugs and circular economy. Then after we'll move to Kosi flooding and the use of embankments in flood flood related issues. Okay, first Sanchar Sathi app. Yesterday we have read that Government of India, especially the Department of Telecommunication, has issued guidelines towards to mobile manufacturer in India that every phone, सारे फ़ोन को मई 2026 से प्री इंस्टॉल्ड संचार साथी ऐप होनी चाहिए। ये जो इश्यूज़ है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट किया है अपोजिशन के द्वारा कि इसका यूज़ मास सर्वेलेंस के लिए यूज हो सकता है। तो ये कंट्रोवर्सी है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाता है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। GS2 में इसका यूज़ हो सकता है राइट टू प्राइवेसी का वायोलेशन आर्टिकल 21, GS3 इंटरनल सिक्योरिटी। नाउ वी विल लुक सम पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस न्यूज़ या इशू। Negative point is that this can be used as a digital supervision. डिजिटल सुपरविजन के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है, सेम एज अ मास सर्वेलांस या किसी भी पर्सन के ऊपर सर्वेलांस लगाने के लिए, सुपरविजन करने के लिए क्या कब क्या कर रहा है मोबाइल के थ्रू उस पर नज़र हमेशा बनाए रखा जा सकता है। दो पॉजिटिव पॉइंट इसका है कि किसी भी मोबाइल का IMEI नंबर चेक करने के लिए उसका यूज़ किया जा सकता है। पॉजिटिव है कि मोबाइल का जेन्युइन मोबाइल है कि नहीं है, कि या स्टोलन है, फ्रॉड है, ये पता करने के लिए कि क्योंकि IMEI हर मोबाइल का अपना यूनिक 50 नंबर उससे एसोसिएट होता है, किसी भी फ़ोन से उसका फिंगरप्रिंट्स होता है, उसको चेक करने के लिए इस ऐप का यूज किया जा सकता है। सेकेंड, इस ऐप का यूज किया जा सकता है अपने मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए। स्टोलन जैसे मोबाइल चोरी हो गया तो उसको ब्लॉक करवाने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। ब्लैकलिस्टेड IMEI जब हो जाएगा तो वो टेलीकम्युनिकेशन पे नहीं चलेगा। थर्ड नेगेटिव पॉइंट ये है कि कैरियर फॉर मालवेयर एंड स्पाईवेयर, इसका यूज़ मालवेयर एंड स्पाईवेयर कैरियर के लिए किया जा सकता है गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ये ऐप गवर्नमेंट का है। ये भी एक सुपरविजन और डिजिटल सर्विलेंस में ही है अगेंस्ट राइट टू प्राइवेसी। एक फैक्ट है 1 ईयर 2024 एलोन में आवर कंट्री 22,800 करोड़ का फ्रॉड्स हुआ है। तो ये फैक्ट्स गवर्नमेंट दिखाती है कि इतना स्कैम डिजिटल क्राइम राइज कर रहा है, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो ऐप लाया जा रहा है ये डिजिटल जो क्राइम है उसको रोकने के लिए है, क्योंकि ये जो फ्रॉडुलेंट स्कैमर है उनका लोकेशन का पता लगा देगा कहाँ है, किस मोबाइल से, कुछ उनका मोबाइल का IMEI नंबर क्या है और उनका लोकेशन क्या है। इससे उन्हें स्कैमर को ट्रैक किया जा सकता है। दिस ऐप कैन बी यूज टू ट्रैक द स्कैमर्स, अदरवाइज द anonymity of the scammers is always save them from the intelligence agencies. ये राइट टू प्राइवेसी का रिलेटेड कि अगेंस्ट राइट टू प्राइवेसी है कंसर्न मास सर्वेलांस। राइट टू प्राइवेसी केस पुत्तस्वामी 2017 में जजमेंट आया था कि एनी स्टेट इंट्रूजन इनटू प्राइवेसी मस्ट सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ लीगलिटी, नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनलिटी। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर स्टेट बोलता है कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है टू सेव या टू स्टॉप या रिड्यूस डिजिटल क्राइम, तो जजमेंट में बोला गया है कि इस तरीका का अगर आप ला रहे हो जो राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है, लेकिन आपको लाना कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, तो वो लीगलिटी पर खरा उतर रहा है कि नहीं। 3 चेक है। सेकेंड नेसेसिटी, उसका कितना नेसेसिटी है, एंड थर्ड प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब
जितना क्राइम है उसके प्रोपोर्शन में आप जो एक्ट कर रहे हो गवर्नमेंट के द्वारा, जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है वो एज पर द प्रोपोर्शन ऑफ द क्राइम है कि नहीं है। तो गवर्नमेंट यही बोलते हैं कि देखिए 22,000 करोड़ का 2024 में लोन में फ्रॉड हुआ है, तो ये फ्रॉड डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है डिजिटल क्राइम। नाउ वी विल लुक आफ्टर सम फैक्ट्स अबाउट संचार साथी पोर्टल। इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में मिनिस्ट्री को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये से लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ये दो फैक्ट। पहला बार इसे लॉन्च किया गया था मई 2023 में एज अ पोर्टल, दैट इज एज ए वेब साइट के रूप में इसको पहले बार 2023 में लॉन्च किया गया था, रिपोर्ट करने के लिए कि आप फ्रॉडलेंट स्कैम कॉल को रिपोर्ट वहाँ कर सकते हैं जाके। बाद में मोबाइल ऐप के रूप में उसे रीलॉन्च किया गया जनवरी 2025 में। इसका मेन पर्पस था ई गवर्नेंस एंड सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव, एम्पावर मोबाइल मैन्युफैक्चरर, इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट गवर्नमेंट इनिशिएटिव, क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है अगेंस्ट साइबर क्राइम्स। इंटरनल सिक्योरिटी एंड साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए इसका यूज़ है। दिस इज इनफ फॉर संचार ऐप। नेक्स्ट is editorial related to India's involvement. This is सोनिया गांधी, चेयरपर्सन ऑफ कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी। एक होता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो एडिटोरियल होता है उसे नहीं पढ़ना होता, फिर भी 2-3 पॉइंट यहाँ से उठाए हैं हमने, बस जस्ट 2-3 पॉइंट्स। पहला इन्होंने बात किया है कि इरोजन ऑफ अरावली हो रहा है इलीगल माइनिंग से। ये माइंड में रखना है कि इरोजन ऑफ अरावली इलीगल माइनिंग से हो रही है और गवर्नमेंट उस पर कोई अटेंशन नहीं है गवर्नमेंट का। सेकेंड, एयर पोल्यूशन रिलेटेड डेथ है 34,000। इस एडिटोरियल में बोला गया है कि 34,000 डेथ हुआ है एयर पोल्यूशन रिलेटेड। थर्ड पॉइंट है यूरेनियम इन द वाटर एबोव परमिशन। ये जो हमारे दिल्ली का रिवर में है, हमारे जो रिवर सिस्टम है उसमें यूरेनियम की मात्रा ज़्यादा हो गया है, एबोव परमिसिबल लेवल से ऊपर हो गया है। Just 3 point is enough to remember this article. Now, this is important from perspective of international relation. International relation से important इसलिए है कि इंडिया ने रिसेंटली 7th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी लेवल समिट होस्ट किया है। किसका? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी लेवल का जो समिट कॉन्क्लेव हुआ इंडिया में हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके कितने मेंबर्स हैं? तो 6 कौन कौन है? श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, बांग्लादेश और इंडिया। और सिचली और मालदीव ऑब्जर्वर थे अभी तक, लेकिन इस साल जो लॉन्च हुआ है इसमें सिचली को एज अ परमानेंट मेंबर शामिल कर लिया गया है। इसलिए अब पहले 5 था, अब 6 मेंबर हो चुके हैं इसके कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के। इसका मेन पर्पस है फोरम टू प्रमोट एंड फोस्टर कोलैबोरेशन इन द डोमेन ऑफ सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन के रीजन्स की जो कंट्री है उनके बीच एक फोरम, एक प्लेटफॉर्म हो जिसमें कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन हो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। ओके, फर्स्ट टाइम इट वाज इनिशिएटेड एज अ ट्राइलेटरल ग्रुपिंग बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव 2011 में सबसे पहले इसे ट्राइलेटरल के रूप में इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव के बीच स्टार्ट किया गया था। सिचली हैज़ बीन एक्सेशन ऑफ सिचली एज अ फुल मेंबर इन द फोरम। नेक्स्ट, हाँ, इसमें एक चैलेंजेस है इस आर्टिकल का, सब में ही एक पॉइंट चैलेंजेस है इस आर्टिकल का कि फॉर इंडिया द प्रेजेंस ऑफ चाइना इन द इंडियन ओशियन इज अ सिक्योरिटी कंसर्न, but this is not viewed by other major partner as a security concern. चाइना मतलब चाइना को चाइना का जो प्रेजेंस इंडियन ओशियन में उसको इंडिया तो सिक्योरिटी कंसर्न लेता है अपना, लेकिन अदर मेंबर्स जो इसके हैं जैसे कि श्रीलंका, सिचलीज, मालदीव, वो इससे शेयर नहीं करते कि उनके लिए चाइना सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। तो एक चैलेंज है इस ग्रुपिंग का। इस एडिटोरियल का बस 2-3 पॉइंट इससे निकालना मैंने समझा, रिलेवेंट समझा यूपीएससी के लिए। नेक्स्ट, प्राइवेसी इन द एज ऑफ एआई। ये आर्टिकल का मेन
कहना है कि AI इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, दो धारी तलवार है AI। ट्रेड ऑफ, ये कहीं भी ऐसे में मेंस में इसे यूज़ किया जा सकता है। ट्रेड ऑफ बिटवीन कन्वीनियंस एंड प्राइवेसी, या फिर कभी भी ट्रेड ऑफ बिटवीन कन्वीनियंस एंड सर्विलांस। प्राइवेसी को कैसे AI इफेक्ट कर रहा है? पुत्तुस्वामी जजमेंट, राइट टू प्राइवेसी सबसे इम्पोर्टेंट है। और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ये 3 एक्ट है नॉट इनफ। आर्टिकल बोल रहा है कि ये इनफ नहीं है, ये फेल करते हैं राइट टू प्राइवेसी को सेव करने के लिए, और हमें हमेशा सर्विलांस में रखा जा रहा है। साइबर बुलिंग हो रही है, डिफेक्ट के थ्रू मॉर्फिंग इमेजेस की क्रिएट किया जा रहा है, इमेज को सर्कुलेट किया जा रहा है, जिससे कि स्टॉकिंग हो रही है, ब्लैकमेल हो रही है, हरासमेंट हो रही है। ये सारे जो है जो एक्टिविटी हो रही है वो मेनली अगेंस्ट वीमेन को, अगेंस्ट ज़्यादा वल्नरेबल है वीमेन इस एक्टिविटी से। और ये जो एक्ट है, ये जो तीनों, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसे फंडामेंटल राइट्स के रूप में शामिल कर लिया गया है। और 2 एक्ट है, IT एक्ट 2000 एंड डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, इट इज़ फेलिंग टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी। तो व्हाट शुड बी डन, ये सोल्यूशन क्या हो सकती है कि हम क्या कर सकते हैं कि अपने प्राइवेसी को मेंटेन रखें डिजिटल एज में भी? फर्स्ट, डेडिकेटेड लॉ ऑन NCCI डिफेक्ट AI अब्यूज़। AI अब्यूज़, डिफेक्ट, साइबर बुलिंग के लिए एक डेडिकेटेड लॉ आनी चाहिए कि कुछ 8 से 10 जो फैक्ट हैं ये सारे, इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड एक्ट है, उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन हो, स्पेसिफिक डेफिनेशन हो, सबका स्पेसिफिक डेफिनेशन हो, और सब पे पेनल्टीज़ हो, और क्या ड्यूटीज़ का प्लेटफॉर्म, जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब, उनका अपना ड्यूटी उस पर लिखा हुआ हो हर प्लेटफॉर्म का, उसका रिपोर्टिंग हो, ट्रेसिबिलिटी हो केसेस का मैंडेटरी लेवल पर। ये पहला क्या है सॉल्यूशन? डेडिकेटेड लॉ ऑन NCCI और डिफेक्ट AI अब्यूज़। देन NCCI इज नॉन कंसेंसुअल इंटीमेट इमेज अब्यूज़, इसका है नॉन कंसेंसुअल इंटीमेट इमेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बेटर इन्फोर्समेंट कैपेसिटी, इन्फोर्समेंट को इंक्रीज करो, जैसे पुलिस का कैपेबिलिटी बढ़ाओ, ट्रेनिंग के दो, सेंसिटाइज करो उनको जेंडर के रूप में, और डिजिटल हार्म्स के उनका कैपेसिटी इन्हेंस करो। उससे क्या होगा कि इन्फोर्समेंट या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट इंप्रूव होगा। थर्ड, विक्टिम सेंट्रिक मैकेनिज्म होनी चाहिए। फोर्थ, अपडेट करो NCRB क्लासिफिकेशन, जो नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग ब्यूरो का जो क्लासिफिकेशन है अलग अलग केसेस का, उसको क्लासिफाई किया है और पता करें कौन सा केसेस पे ज़्यादा साइबर बुलिंग, डिफेक्ट, किसका ज़्यादा रिपोर्टिंग आ रही है, एंड पब्लिक अवेयरनेस। नाउ नेक्स्ट, ये जस्ट इसका मेन इशूज़ है कि लोकसभा में डिबेट या पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में, पार्लियामेंट में एक डिबेट के लिए चर्चा हो रही है कि डिबेट किया जाएगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फॉर इलेक्टोरल लॉस के लेके, और ये अपोजिशन की डिमांड है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लेके डिबेट किया जाए। और वहीं पे जो गवर्नमेंट साइड का डिमांड है कि 150th एनिवर्सरी हो रही है वंदे मातरम का, नेशनल सॉन्ग का, उसको लेके भी डिबेट किया जाए। अब कंट्रोवर्सी ये होगी किसको पहले किया जाए। गवर्नमेंट बोले कि पहले वंदे मातरम पे डिबेट करेंगे, और लेकिन ओपोजिशन का कहना है कि नहीं, पहले SIR पे डिबेट करेंगे। तो ये एक कंट्रोवर्सी अनफोल्ड हुआ है कि किसका कौन सा डिबेट पहले होगा। ये PM इंटर्नशिप स्कीम का वर्किंग, ये GS2 में एक सिलेबस का पार्ट है कि वर्किंग ऑफ द स्कीम को कवर करना होता है GS2 में। तो क्या उसका जो स्कीम है उसका फंक्शनिंग ग्राउंड लेवल पर कैसा चल रहा है, तो इससे रिलेटेड एक न्यूज़ था PM इंटर्नशिप स्कीम। इसमें कहना है कि बस दो पॉइंट याद रखना है हमें, कि इसमें कहना है कि 20% जो स्कीम पायलट लेवल पे अभी इसे लागू किया गया है, CCM को, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम को पायलट लेवल पर इसे लागू किया गया है, और पायलट लेवल पर ही 20%, ओनली 20% वेर एक्सेप्टेड द डिस्ट्रीब्यूटेड। इतना आपको इंटर्नशिप ऑफर दिया गया, लेकिन उसका एक्सेप्टेंस कितना हुआ? 20%, जस्ट 20% एक्सेप्ट किए। रीजन क्या था, क्यों 80% एक्सेप्ट नहीं किए, ऑफर एक्सेप्ट नहीं किए? लोकेशन, रोल्स एंड ड्यूरेशन एंड रीजन फॉर द डिक्लाइनिंग ऑफर।
लोकेशन इंडस्ट्रीज का कहीं और होगा, उसका रोल पसंद नहीं आया कैंडिडेट को, या ड्यूरेशन जो बहुत लंबा टाइम का होगा इसलिए अच्छा, पहले इंटर्नशिप स्कीम है क्या वो बता देते हैं। पीएम इंटर्नशिप स्कीम जो है अनाउंस किया गया था 2024 में बजट में, कि एम था कि इंटेंसिव लेवल पर इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे यूथ को, टॉप कंपनीज में ऑफर अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप इंटर्नशिप किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप लो, उसे सीखो और अपने आप को स्किल डेवलपमेंट करो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का यही स्कीम है, इसकी तरफ ये पायलट प्रोजेक्ट लागू किया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के द्वारा। इसका इवैल्यूएशन ये हुआ कि 20% ही एक्सेप्टेंस हो रहा था, और उस 20% का भी 20% जो एक्सेप्ट किए वो इंटर्नशिप पूरा होने से पहले लीव कर दिए। तो मतलब ओवरऑल द स्कीम इज़ नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ओवरऑल कंक्लूजन ये है। तो क्या करना, आउट ऑफ विंडो आप एज ए आईएएस आपको सोचना होगा आउट ऑफ विंडो कि इस स्कीम तो अच्छा है, के लिए इस स्कीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। दिस इज़ अप टू यू, राइट इन द कमेंट। हम भी सुनना चाहेंगे कमेंट में कि क्या क्या इस स्कीम को सक्सेसफुल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। फिर जल जीवन मिशन को लेकर भी ये कंट्रोवर्सी आया है कि इरेगुलरिटी हो रही है, पुअर वर्क क्वालिटी हो रहा है। रिसेंटली ग्राउंड लेवल पर भी देख रहे हैं कि एक समय था जब जल जीवन मिशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंथुजियाज्म था पब्लिक ऑफिसर्स के बीच में, पीपल के बीच में, कि सारे नल को हर घर में नल लगाया जा रहा है, पानी पहुंचाया जा रहा है। अब हल्का न्यूज़ में भी ये स्कीम को लेकर कम न्यूज़ आ रही है, जल जीवन मिशन। और जो वर्क क्वालिटी है, पूरा क्वालिटी ऑफ वर्क आ रही है, वर्क और इरेगुलेटरी है, कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है। नेक्स्ट, रसिया इंडिया रसिया का जो बायलैटरल रिलेशंस के लेके है, ये दिमित्री पेस्को जो प्रेस सेक्रेटरी है इंडिया रसिया का, उनका एक आर्टिकल है। रिसेंटली 4 दिसंबर को पुतिन विजिट कर रहे हैं इंडिया को लेकर, तो रसिया का न्यूज़ इंपॉर्टेंट बनता है इस साल, और इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। इनका कहना है कि इंडिया रसिया 100 बिलियन नेक्स्ट 5 ईयर में ट्रेड कर लेंगे। रिसेंटली अभी 70 to 75% बिलियन का 70-75% बिलियन का ट्रेड भी हो चुका है। टारगेट है 70, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट ज़्यादा फेवर में है रसिया का। ये हमें आज के इस आर्टिकल से क्या सीखना है। इस आर्टिकल से हमें सीखना है कि रसिया इज़ ए इम्पॉर्टेंट सप्लायर ऑफ एनर्जी रिसोर्स टू इंडिया एंड स्पेशली रिलेटेड टू न्यूक्लियर एनर्जी। कुंडकुलम न्यूक्लियर रिएक्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन। ये रसिया का साथ एग्जाम्पल के रूप में ऐड कर सकते हैं कि रसिया हमारा एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। वॉयल भी देता है चीप रेट पे, फिर न्यूक्लियर पे भी है। और नेक्स्ट, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर जो हमने एक स्टार्ट किया है कि स्मॉल न्यूक्लियर इनिशिएटिव का में भी कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है स्मॉल न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर में कंट्रीब्यूशन करने के लिए एनर्जी सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और रसिया का एनर्जी सिक्योरिटी पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन कितना है। इसके लिए एग्जांपल के लिए इस आर्टिकल का यूज़, जस्ट 1 पॉइंट यूज़ ऑफ दिस आर्टिकल, नथिंग मोर। अगेन, GLP ड्रग्स 1, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका यूज़ डायबिटीज़, इसका यूज़ ओबेसिटी के लिए किया जा रहा है। तो WHO ने बोला है कि गाइडलाइन जारी किया है कि ठीक है आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड इसका नाम है, GLP ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड GLP-1। तो WHO ने बोला है ना कि या आप इसका यूज़ कर सकते हैं एक्सक्लूडिंग प्रेग्नेंट वेमेन नहीं करो। प्लस में WHO एक और बोला कि इसका इक्विटेबल एक्सेस होनी चाहिए, और आप बस एक दवा खाकर आप अपना ओबेसिटी नहीं घटा सकते हैं। आप ठीक है, दवा किसी हद तक दवा यूज़फुल है, लेकिन दिस इज़ नॉट द परमानेंट सोल्यूशन। यू हैव टू डू एक्सरसाइज, अपना खान पान सुधारना होगा, अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना होगा। जस्ट हमें याद रखना है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 GLP ड्रग्स क्या है। इट इज़ ड्रग्स मेडिकेशन फॉर overcoming obesity।
जस्ट नेक्स्ट, ये फिनलैंड टू होल्ड रोड शो ऑन सर्कुलर इकोनॉमी इन इंडिया। तो नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम इंडिया होस्ट करेगा 2026। इसलिए 2026 में या तो प्रीलिम्स में या मेंस में सर्कुलर इकोनॉमिक से क्वेश्चन आएगा। पिछले साल भी 2024 में 2024 में क्वेश्चन आया था सर्कुलर इकोनॉमिक से मेंस में, तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है यूपीएससी में जरूर पूछेगा। और ये इवॉल्विंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कुलर इकोनॉमी। जब भी क्वेश्चन में आए इसका एग्जाम्पल एक लेना है। तो फिनलैंड सपोर्ट कर रहा है इंडिया का। सर्कुलर इकोनॉमी है क्या, तो सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी आप ओवरऑल इकोनॉमिक सिस्टम का एक मॉडल है टू एलिमिनेट वेस्ट एंड रिसोर्स का इफिशिएंट यूटिलाइजेशन। अपने लैंग्वेज में अगर लिखें तो वेस्ट को कम से कम वेस्ट करो और रिसोर्सेज का कम से कम यूज करो, इफिशिएंट वे में यूज करो रिसोर्सेज का। जो पहले का जो ट्रेडिशनल कंज्यूमरिज्म एटीट्यूड था, जिसमें था कि टेक मेक डिस्पोज, खरीदो यूज करो फेंक दो, लीनियर मॉडल था। उससे हट के हम सर्कुलर इकोनॉमी कि कम से कम यूज करेंगे, रीयूज करेंगे मोबाइल को, जिससे कोई भी प्रोडक्ट खराब हो गया उसका फिर रिपेयर करके यूज करेंगे, उसको रिफर्बिश भी बोलते हैं, रिफर्बिश करके उसको बेच भी देंगे, रीमैन्युफैक्चर करेंगे, सारे कंपोनेंट, सारे जो भी अदर कंपोनेंट्स उसको मिला के फिर से नया उसी को बना के, नया नहीं रिसोर्स को लेंगे, उसी से एक नया प्रोडक्ट बना देंगे। रिफ्यूज मतलब जो हमें अगर ज़रूरत नहीं है तो हम यूज नहीं करेंगे। इट इज़ अबाउट ऑल द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट। अगेन नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑपरेशन सागर बंधु। ठीक है, कल से किया हुआ था साइक्लोन दितवा, कल की न्यूज़पेपर में इसे कवर किए थे। जस्ट इम्पोर्टेंट था कि ऑपरेशन सागर बंधु इम्पोर्टेंट है कि इंडियन गवर्नमेंट का रिलीफ इनिशिएटिव है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमें इस आर्टिकल से एक पॉइंट बस समझना है, इससे बस एक पॉइंट समझना है कि रिवर में फ्लड आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्बैंकमेंट बनाती है फ्लड को रोकने के लिए, लेकिन इम्बैंकमेंट इज़ नॉट सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि नदियाँ नॉर्दर्न नदियाँ सिल्ट लाती है, अपने वहाँ सिल्ट लाती है, उसे सिल्ट रिवर में बिछाती है और ब्लॉक करता है रिवर, और फ्लडिंग होता है, हैवी होता है। उसके बाद फिर इम्बैंकमेंट को आओ हाइट इंक्रीज करो, फिर उसके बाद फाइनेंस भी हाइट इंक्रीज करने में लगता है। मतलब इसका है कि इम्बैंकमेंट इज बिल्डिंग इम्बैंकमेंट अराउंड द रिवर टू स्टॉप द फ्लड इज नॉट अ सक्सेसफुल आइडिया। सोल्यूशन क्या इसमें दिया है कि साइंटिफिक डिसिल्टिंग ऑफ ओरिजिनल लैंड, और जो ओरिजिनल नदी है उसी को आप कंटिन्यूसली डिसिल्टिंग करो। इम्बैंकमेंट सोल्यूशन नहीं है। इंटीग्रेटेड कैनाल्स भी एक सोल्यूशन हो सकती है, और जो ओवरऑल जो परमानेंट सोल्यूशन है वो तो है ही एफोरेस्टेशन करो कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो, बहुत ज़्यादा पानी नदियों में ना आए ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए। तो ये आर्टिकल यही बोलता है कि कोसी में कंटिन्यूसली फ्लड हो रही। 2008 में वर्स्ट फ्लड आया था इंडिया में। फिर इट इज़ जस्ट अबाउट कि तिब्बत में ओरिजिनेट होता है, नेपाल इस प्लेन्स पर्सपेक्टिव से। फिर इम्बैंकमेंट स्ट्रक्चर नॉट गेटिंग सक्सेसफुल। हाँ, ये अपने मन से नहीं बोलना है। 1951 में GR गर्ग कमेटी बोला था कि इस तरीका का प्रोजेक्ट, मतलब क्रिएशन ऑफ इम्बैंकमेंट इज नॉट दैट मच हेल्पफुल एंड इट कैन बिकम काउंटर प्रोडक्टिव, लेस यूजफुल, कैरी लेस सिल्ट। देखो अदर जब रिवर अगर सिल्ट कम लेके आए तब तो यूजफुल हो सकता था, लेकिन नॉर्दर्न रिवर सिल्ट ज़्यादा लेके आती है और ब्लॉक कर देती है नदी को, तो उसमें इम्बैंकमेंट सक्सेसफुल नहीं है। डायरेक्टली इट इज रिटेन कि नॉर्दर्न रिवर्स कैरी लॉट ऑफ सिल्ट, इफ यू इम्बैंक देम द रिवर कीप गेटिंग हायर बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द सिल्ट। रिवर bed keep increasing silt, but the flood without embankment are much milder। और इम्बैंकमेंट ना रहे तो फ्लड माइल्डर होता है, लेकिन इम्बैंकमेंट वाला जो फ्लड होता है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लेवल पर होता है। डिसिल्टिंग, तो सोल्यूशन के रूप में यही है कि एफोरेस्टेशन, रिचार्ज, डिसिल्टिंग, और इम्बैंकमेंट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन और नॉट अ सोल्यूशन। फॉर टुडे दिस वाज इनफ। थैंक you. Do subscribe, like and comment for encouragement and motivation. Thank you.